इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Today I am going to discuss the important topic with you people, that is the production, what is the amino acid pool, synthesis of the heme, different diseases which are related to the impaired synthesis of the heme, or the second terminology is the porphyrias. Then I will discuss with you people is the degradation of the heme, how is the heme is degraded in our body, and what are the complications of the heme degradation, for example jaundice. So I discussed the jaundice in detail. So this is the brief overview what I am going to discuss in this lecture today. So you know that I prefer to use the national language because at the first year and for the understanding of the everything, if you have a command over the language, then you will be more able to deliver your knowledge. But English language, in certain things in English language are not understandable prior to the use of the Urdu language. So that's why I am first I use the both languages alternatively. There is a so start that lecture. First of all, what is the amino acid pool in body? You know that there are different type of the protein, like the structural protein, functional proteins. There are a lot of the proteins in our body. So there in the body there is a amino acid pool present. This pool states that some of the amino acid produced in the tissues, while the some amino acid are also produced in the plasma. प्लाज्मा के अंदर भी हमारे पास अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, टिश्यूज़ के अंदर भी अमाइनो एसिड प्रेजेंट है. दीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स द अमाइनो एसिड पूल. सो हम जो प्रोटीन ले रहे होते हैं बॉडी, जो प्रोटीन डेली लाइफ के अंदर हमारे पास देख रहे हैं कि अगर हम 400 ग्राम पर डे बॉडी प्रोटीन हमारे पास ले रहे हैं, डिग्रेड हो रही है, सॉरी, हम जो डाइटरी प्रोटीन लेते हैं वो 100 ग्राम पर डे अकॉर्डिंग टू द यूएस डाइट. जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर डाइट ली जाती है वो कंटेन द 100 ग्राम ऑफ द प्रोटीन पर डे. वेयर एज हमारे यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ तो प्रोटीन इकट्ठी ली जाती है, 500 ग्राम ले ली जाती है, 1000 ग्राम या 2000 ग्राम ले ली जाती है, या ली नहीं जाती. सो ये यूएस डाइट के हिसाब से है कि वो पर डे 100 ग्राम लेते हैं. नेचुरली हमारे पास बॉडी में क्या होता है कि हमारे पास जो बॉडी प्रोटीन है 400 ग्राम, जो बॉडी की इट्स सेल्फ प्रोटीन है, जो डिग्रेड हो जाती हैं, जो दोज प्रोटीन्स विच आर नो लॉन्गर टू परफॉर्म देयर फंक्शंस. सो बॉडी उसको कमुलेट तो नहीं करता, बॉडी उसको डिग्रेड कर देता है. ये बेसिस है लेक्चर की कि आपको पता हो कि जो हीम होती है वो अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज हो रही होती है, और एक इंटरमीडिएट भी है, एक और सक्सिनल को है. तो ये आपको पता होना चाहिए कि अमाइनो एसिड, अगर कोई बंदा प्रोटीन नहीं ले रहा तो जाहिर बात है उसके अंदर हीम की सिंथेसिस भी नहीं होगी, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी. तब क्या होगा कि हमारे पास उसको क्या होगा, अनीमिया डेवलप हो जाएगा. तो ये बेसिस है, इसलिए मैं आपको ये वैसे टेबल ज़्यादा डिस्कस करने वाला नहीं है, थोड़ी सारी इसके अंदर बेसिक चीज़ें आ जाती हैं. जो बॉडी की डिफ़ॉल्टर प्रोटीन्स होती हैं वो डिग्रेड कर देती है बॉडी, और जो डिफ़ॉल्टर प्रोटीन डिग्रेड हुई है उसको ही रिप्लेनिश करने के लिए, या हमारे पास दोबारा उसी का अल्टरनेट बनाने के लिए बॉडी वही प्रोटीन दोबारा सिंथेसाइज कर देती है. सो इनपुट और आउटपुट बराबर रहता है. तीसरा ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड. अब देखें कि हमारे पास 20 अमाइनो एसिड है जिन्हें स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कहते हैं. वी हैव द अप्रॉक्सीमेटली 20 अमाइनो एसिड नोन एज अ स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड. दीज अमाइनो एसिड आर बेसिकली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन. अमंग दैम 9 are the essential amino acid, while the 11 amino acids are non essential amino acid. ये आपने पढ़ा होगा प्रोटीन के लेक्चर के अंदर, इंटरव्यू के अंदर, सॉरी इंटरव्यू कह रहा हूँ, इंट्रोडक्शन के अंदर ही पढ़ा होगा कि ये क्या चीज़ें हैं. अब जो हमारे पास नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं, दीज आर दोज अमाइनो एसिड विच वी कैन नॉट रिक्वायर फ्रॉम द डाइट एंड सिंथेसाइज बाय द ह्यूमन बॉडी. सो जो ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है उन्हें कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड. तो वहाँ से नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड को भी सिंथेसाइज करके ये अमाइनो एसिड पूल
मेंटेन किया जाता है। अब ये जो पूल है वो यूज़ कहाँ पे होता है, ये तो इसका इनपुट हो गया ना कि डाइटरी प्रोटीन आ गई या बॉडी ने खुद ही सिंथेसाइज कर ली है, या जो प्रोटीन ख़राब थी वो डिग्रेड हो गई। अब ये यूज़ कहाँ पे होते हैं, ये बॉडी प्रोटीन जो डिग्रेड हुई थी उन्हीं को दोबारा रिप्लेनिश करने के लिए हमारे पास ये दोबारा बॉडी प्रोटीन सिंथेसाइज हो गई। अब डिफरेंट प्रोटीन हो सकते हैं, डिफरेंट इंजाइम्स हैं जो डिग्रेड हुए हैं, उसी के बॉडी ने उनको क्या किया, जो ख़राब इंजाइम्स थे उनको डिग्रेड कर दिया और नए इंजाइम्स बना लिए सिंपली। और हमारे पास ये पूल जो है वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्मेशंस में, कीटोन बॉडीज़ फैटी एसिड की सिंथेसिस में, या अमाइनो एसिड अगर हद से ज़्यादा हो तो बॉडी जो है उसको मेटाबोलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में देने लग जाती है। और ग्लूकोज के अंदर तब ये कन्वर्ट होते हैं जब हमारे पास फास्टिंग की स्टेट में होते हैं। ग्लाइकोजन में तब कन्वर्ट होते हैं जब हमने बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड्स लिए हों और वो मेटाबोलाइज भी साथ साथ होते रहते हैं और ग्लाइकोजन के अंदर भी चेंज हो सकते हैं। तीसरी बात यह है कि अमाइनो एसिड जो हैं, सम अमाइनो एसिड आर नोन एज ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड एंड सम अमाइनो एसिड्स आर नोन एज द कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स। तो कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड होते हैं जो कीटोन बॉडीज़ हमारे पास बना रहे होते हैं, और सिमिलरली अमाइनो एसिड हमारे पास फैटी एसिड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो येलो टेबल के अंदर देखें जो आज हमारे से रिलेटेड है कि अमाइनो एसिड जो हैं डिफरेंट हीम कंटेनिंग कंपोनेंट्स के अंदर यूज़ अप हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इट इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द पोरफायरिन्स, क्रीटाइन की सिंथेसिस के अंदर, न्यूरोट्रांसमीटर्स की सिंथेसिस के अंदर सच एज डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, और न्यूरोट्रांसमीटर और भी हैं सच एज ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड है जिससे हमारे पास आगे सेरोटोनिन बन रहा होता है, मेलानिन बन रहा होता है। सो इट इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द हार्मोन्स, इट इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, इट इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द डीएनए एंड आरएनए, दैट इज़ द प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। और हमारे पास और भी डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर ये हमारे पास अमाइनो एसिड जो हैं वो यूज़ अप हो रहे होते हैं। सो ये बेसिक ओवरव्यू था कि हम अमाइनो एसिड से पढ़ने जा रहे हैं। अब हमारा जो आज का टारगेट है वो है पोरफायरिन्स को सिंथेसिस को पढ़ना। अब पोरफायरिन्स की सिंथेसिस को पढ़ते हैं। अब ये मैंने सारा जो लेक्चर है वो पूरा आपने कहाँ से कवर करना है, लिपन कार्ड से कवर करना है। जो एडिशनल बातें होंगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आपने कोई थोड़ी थोड़ी बातें किसी दूसरी बुक से अगर आप पढ़ना चाहें तो वो कवर कर लें। लेकिन अगर ये 4 पेजेस हैं मेरी बुक के ऊपर जो है वो एडिशन है मेरे पास 7th एडिशन है, 277 पेज नंबर है। इससे आगे तक आपका जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है वो है पेज नंबर कौन सा, पेज नंबर 285 तक आपका फर्स्ट ईयर का कोर्स है। तो ये कुछ पेजेस हैं, अगर आप ये यहाँ से पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब जो हमारे पास आपको पता है कि पोरफायरिन्स क्या होते हैं। पोरफायरिन्स साइक्लिक हमारे पास प्लेनर मॉलिक्यूल्स हैं फॉर्म्ड बाय द लिंकेजेस ऑफ द 4 पायरोल रिंग्स। आगे हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे तो ये टर्मिनोलॉजीज आपके पास आसान होती रहेंगी कि पोरफायरिन्स मॉलिक्यूल्स क्या हैं। बेसिकली पोरफायरिन्स आर द साइक्लिक प्लेनर मॉलिक्यूल्स दैट आर कंपोज्ड और मेड अप ऑफ द 4 पायरोल रिंग्स विच आर जॉइंड टुगेदर थ्रू द मिथिनल ब्रिजेस। अब 4 पायरोल रिंग है, 4 पायरोल रिंग एक दूसरे से मिथिनल ब्रिजेस के साथ मिले हैं और जो स्ट्रक्चर बन रहा है उनको हम कह रहे हैं पोरफायरिन्स कह रहे हैं। अब पोरफायरिन्स जो हैं वो भी हमारे पास आगे 2 किस्म के होते हैं। अब बहुत किस्में हैं लेकिन हमारे पास हम जहाँ पे जो बुक में दी हुई हैं वो यूरोपोरफायरिन 1 और यूरोपोरफायरिन 3। ह्यूमन्स में जो इंपॉर्टेंस रखते हैं वो यूरोपोरफायरिन 3 रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यूरोपोरफायरिन 1 के अंदर देखें तो इसके अंदर 4 रिंग है जिस तरीके हमने पहले बात की है। तो सारों के अंदर देखें ए पी का एक सीक्वेंस आ रहा है, सिमेट्रिकली अरेंज है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है यूरोपोरफायरिन 1 का। ये ह्यूमंस के अंदर इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। ए फॉर एसीटेट है, पी फॉर प्रोपियोनेट है। बेसिकली पोरफायरिन का जो आपको याद रखने वाली चीज़ है, पोरफायरिन का लंबा इसकी डिटेल में नहीं आपने जाना, सिर्फ इतना याद रखना है कि पोरफायरिन्स होते क्या हैं। दीज आर द साइक्लिक प्लेनर मॉलिक्यूल्स दैट आर फॉर्म ऑफ द 4 पायरोल रिंग्स एंड जॉइन टुगेदर थ्रू द मिथिनल ब्रिजेस, दैट्स इट। अब इसकी कुछ 3 चीज़ें आपने याद रखनी है कि इसकी साइड चेन एक आपने याद रखनी है। दूसरा हमारे पास इसका जो क्या कहते हैं यूरोपोरफायरिन 1 है या यूरोपोरफायरिन 3 है, इसकी साइड चेन के अलावा आपने साइड चेन डिस्ट्रीब्यूशन याद रखनी है। और थर्ड करैक्टर है पोरफायरिनोजिन्स आ गया। अब जो पोरफायरिन्स का मैंने आपको बता दिया, साइड चेन के अंदर ये होता है बेसिकली, आगे जाके हम देखेंगे कि यहाँ पे देखें एक साइड चेन के अंदर एक एसीटेट ग्रुप है, फिर प्रोपियोनेट ग्रुप है, फिर बी के अंदर देखें तो बी के अंदर भी यही एसीटेट और एपी एसीटेट और प्रोपियोनेट ग्रुप है, सी के अंदर देखें तो तब भी है। ये है साइड चेन्स। अब पोरफायरिन्स को हम यूरोपोरफायरिन क्यों कहते हैं, कॉप्रोपोरफायरिन क्यों कहते हैं, ये बेसिकली डिटरमाइन कर रहा होता है कि जो साइड चेन्स हैं वो डिटरमाइन कर रही होती हैं कि कंपाउंड का क्या नाम होगा। फॉर एग्जांपल यूरोपोरफायरिन के अंदर
हमारे पास एसीटेट और प्रोपियोनेट ग्रुप होते हैं। आपने सिर्फ इसका नाम याद रखना है, स्ट्रक्चर याद नहीं रह सकता और ना ही रिक्वायरमेंट है। हम डॉक्टर्स बन रहे हैं, हमने स्ट्रक्चर्स नहीं याद रखने, स्ट्रक्चर सिर्फ समझने के लिए चीज़ों के लिए होते हैं। तो आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे क्या एसीटेट ग्रुप है और प्रोपियोनेट ग्रुप है। अगर यहाँ पे एसीटेट ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जाए मिथाइल ग्रुप से तो हम उसको कहेंगे कॉप्रोपोरफायरिन। तो बेसिकली ये ओवरव्यू बेसिस है, आपका नॉलेज है कि जो हमारे पास साइड चेन के अंदर एटम्स होंगे उन्हीं की बेस के ऊपर आगे कंपाउंड्स के नाम रख रहे होंगे। सिंपल इतनी सारी बात है। देन हमारे पास आगे चलते हैं। अच्छा, यूरोपोरफायरिन हो गया, कॉप्रोपोरफायरिन हो गया। अब जो हमारे पास एक प्रोटोपोरफायरिनोजिन है या प्रोटोपोरफायरिन है, उसमें क्या होता है कि ये प्रोपियोनेट ग्रुप जो होता है ना वो विनाइल ग्रुप के अंदर चेंज हो जाता है। सिर्फ इतना थोड़ा एक दोनों के अंदर डिफरेंस है, जिसके ग्रुप्स का डिफरेंस है साइड चेन के अंदर, जिसकी वजह से हम डिफरेंट इनके नाम रख देते हैं। आगे दूसरा साइड चेन डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए यूरोपोरफायरिन 1 के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे एक एसीटेट ग्रुप है और यहाँ पे हमारे पास प्रोपियोनेट ग्रुप है। दूसरे के अंदर देखें तो ये सारों में चारों के अंदर एक अरेंजमेंट टिपिकल नज़र आ रही है कि पहले एसीटेट ग्रुप है, फिर प्रोपियोनेट है, फिर एसीटेट है, फिर प्रोपियोनेट है, चारों के अंदर सेम है। ये यूरोपोरफायरिन 1। लेकिन ये यूरोपोरफायरिन ह्यूमस के अंदर लेस सिग्निफिकेंस होते हैं। हमारे में जो सिग्निफिकेंस होते हैं वो यूरोपोरफायरिन 3। अब यूरोपोरफायरिन 3 को देखें तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एसीटेट और प्रोपियोनेट ग्रुप है। सी के अंदर देखें तब भी एसीटेट और प्रोपियोनेट ग्रुप है। लेकिन डी के अंदर आप जब देखेंगे तो आप देखें कि हमारे पास डी के अंदर जो हमारे पास प्रोपियोनेट ग्रुप है और एसीटेट ग्रुप है वो सी, ए और बी के साथ नहीं मिलता। मतलब ये ए सिमिट्री के लिए हमारे पास अरेंज है, इसकी सिमिट्री बाकियों से अलग है। और ओनली टाइप 3 जो पोरफायरिन्स है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है ह्यूमस के अंदर। ये तो हमारे पास हो गए दो करैक्टर्स। एक मैंने आपको क्या बताया, एक है साइड चेन जिसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स है वो डिटरमाइन कर रहे हैं कंपाउंड का नाम। दूसरा है साइड चेन डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी वजह से हम उसको नाम देते हैं कि ये यूरोपोरफायरिन 1 है या यूरोपोरफायरिन 3 है या कॉप्रोपोरफायरिन 1 है या कॉप्रोपोरफायरिन 3 है। आप देखेंगे कि आपको हीम की सिंथेसिस जो है वो कॉप्रोपोरफायरिन 3 या यूरोपोरफायरिन 3 से ही मिल रही होगी, 1 वालों से नहीं मिल रही होगी। इसलिए 1 वाले जो हैं वो लेस सिग्निफिकेंट इन द ह्यूमंस बट द टाइप 3 आर द फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट इन द ह्यूमंस। ये इस एक बात याद रखनी थी। और तीसरी टर्मिनोलॉजी आपको जो यू शुड नो अबाउट द थर्ड टर्मिनोलॉजी दैट इज नोन एज द पोरफायरिनोजिन। बेसिकली पोरफायरिनोजिन आर द इंटरमीडिएट बिटवीन द हीम सिंथेसिस एंड द इनिशियल कंपाउंड। जो हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस में कंपाउंड्स अंदर हमें मिल रहे होते हैं उन्हें ही हम क्या कह रहे हैं, पोरफायरिनोजिन्स कह रहे हैं। ठीक है, तो आपको पोरफायरिन्स की बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, पोरफायरिन्स का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि यही 4 पायरो रिंग है, एक दूसरे से देखें ये मिथिनाइल ब्रिजेस से अटैच हैं, एक दूसरे से लिंक है हमारे पास। ये जो डबल बॉन्ड वाला दरमियान में स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, फिर इसकी साइड चेन भी आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे इसकी साइड चेन की डिस्ट्रीब्यूशन भी नज़र आ रही है। और पोरफायरिनोजिन आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये तो हमारे पास बेसिक लेआउट है, इसके अंदर सिर्फ आपको इतना ही पता होना चाहिए। हम पहले बात कर चुके हैं कि जो वो पोरफायरिन्स हैं वो हमारे पास, अब देखिए पोरफायरिन्स जो ये जो पोरफायरिन स्ट्रक्चर है ना ये हमारे पास हीम बनाता है। और हीम जो है ना हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। ये पोरफायरिन कंपाउंड्स जो हैं वो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व हैं। ये जो साइटोक्रोम्स हैं उनकी सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व हैं। ये पेरोक्सीडेज, कैटालेज, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, डिफरेंट इंजाइम्स जो हैं, साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजिनेज इंजाइम सिस्टम जो है वहाँ पे भी इन्वॉल्व है। तो ये जो पोरफायरिन स्ट्रक्चर है ये इट इज़ नॉट important regarding to the hemoglobin synthesis but it is plays an important role in the also the other functions as well. For example जो आपका सारा बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम है, the whole body detoxification process depends upon the cytochrome P450 monooxygenase system and the cytochrome P450 monooxygenase system कहाँ से आया हमारे पास, वो ये हीम की और पोरफायरिन से हीम बना और हीम से वो इंजाइम्स उसके बने जो डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो आपको सिर्फ हीम का ही नहीं याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये जो पोरफायरिन या हीम है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, कैटालेज, पेरोक्सीडेज, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजिनेज इंजाइम सिस्टम और हमारे पास हीमोग्लोबिन की अंदर भी ये प्रोस्थेटिक ग्रुप हमारे पास इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। अब जो हमारे पास हीम की सिंथेसिस है ये जितना जितना मैं आपको बता रहा हूँ इतना आपको याद होना चाहिए, डैट इज़ सफिशेंट।
for the production in the exam, for production in front of the external and the internal examinators। तो आपको ये पता होना चाहिए, इतना नॉलेज होना चाहिए। इससे ज़्यादा आप जाएंगे तो वो डीप आप फंस जाएंगे ना। आपको कंपाउंड्स के नाम याद करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल ये ग्लाइसिन का इधर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सक्सिनाइल कोए का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, आपको इसमें से स्ट्रक्चर में से कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ रिमेंबर, डोंट क्रैम द स्ट्रक्चर ऑफ द थिंग्स। कोई मेडिकल में आपने कोई स्ट्रक्चर याद नहीं करना सिवाय कोलेस्ट्रॉल के। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, वो एग्ज़ाम में आ जाता है। बाकी इतने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हैं वो ह्यूमन मेमोरी नहीं याद कर सकती कि कहाँ कहाँ पे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं। तो आपको पता लग गया एक ग्लाइसिन है। फर्स्ट स्टेप देखिए हमारे पास क्या आ गया, ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन हमारे पास एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। ग्लाइसिन इज दैट अमाइनो एसिड विच आर सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, सो दैट्स वाई इट इज नोन एज अ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड वी कैन नॉट गेट रिक्वायर्ड फ्रॉम द डाइट, इसलिए इसको कहा जाता है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। नंबर एक बात आगे। दूसरा एक सक्सिनाइल को ए। अब ये सक्सिनाइल को ए जो है ना हमारे पास, या सक्सिनाइल को एंजाइम ए इसका पूरा नाम है, ये TCA साइकिल का इंटरमीडिएट है। सिर्फ अभी के लेवल के ऊपर ये याद रखें। आगे सेकेंड ईयर में आएंगे आपको TCA साइकिल पूरा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल, हैंस क्रेब्स साइकिल भी इसे कहते हैं, TCA साइकिल भी कहते हैं, तो हमारे पास ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो इसके तीन एक नाम है जो साइकिल का भी मैं नाम ले रहा हूँ, ये सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाएगा। अभी आपने क्या याद करना है कि ग्लाइसिन एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, सक्सिनाइल को एंजाइम ए एक हमारे पास TCA साइकिल का इंटरमीडिएट है। ये दोनों आपस में मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम अमाइनो लेव्युलिनिक एसिड सिंथेज। मैं एक दफ़ा दोबारा प्रोनाउंसिएट कर देता हूँ, अमाइनो लेव्युलिनिक एसिड सिंथेज। अब ये जो अमाइनो लेव्युलिनिक एसिड सिंथेज है, एक इम्पोर्टेंट बात है मैं बताना भूल गया, इसकी एक की है कि पहला रिएक्शन और आखिरी तीन रिएक्शन, 13 नंबर याद कर लें कि पहला रिएक्शन और आखिरी तीन रिएक्शन जो है वो कहाँ पे होने वाले हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। बाकी हमारे पास कहाँ पे होने वाले हैं, सारे बाकी रिएक्शंस वो साइटोप्लाज्म में होने वाले हैं। तो ये सेल के दोनों कंपोनेंट्स इन्वॉल्व करता है, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी और साइटोप्लाज्म को भी इन्वॉल्व कर रहा होता है। और एक और निमोनिक है बहुत अच्छा, अगर ये अभी आपको इस लेवल के ऊपर याद हो जाए तो ये आपको फिर लॉन्ग लाइफ हमारे पास याद रहेगा, लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। वो क्या निमोनिक है, हग टेक टू, HUG, हग टेक टू। अगर किसी ने गले मिलना है तो दो बंदों का होना लाजमी है, अकेला तो नहीं ना गले मिलेगा। तो हग टेक टू मतलब दो बंदे आपस में गले मिलेंगे, तो ये उससे निमोनिक मैंने बनाया है। हग टेक टू का क्या मतलब है, H फॉर हीम सिंथेसिस, U फॉर यूरिया साइकिल, G फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये इसके कुछ रिएक्शंस जो होते हैं इन तीनों प्रोसेस के, वो हो रहे होते हैं साइटोप्लाज्म में और कुछ हो रहे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये निमोनिक याद होगा तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं MCQs में कि यार ये रिएक्शंस हैं, यहाँ ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं और ये इसके कुछ स्टेप्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में भी होते हैं। तो निमोनिक का निमोनिक याद हो गया और 3-4 MCQs आपके कवर हो गए। हग टेक टू, हीम सिंथेसिस, यूरिया साइकिल एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। हीम सिंथेसिस आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाएगी, यूरिया साइकिल एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस यू विल बी लर्नड इन द सेकेंड ईयर। सो अभी आप इतना याद रख लें, ये निमोनिक याद रख लें, और अगर सिर्फ इतना याद रख लें हीम के कुछ रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं, कुछ रिएक्शन साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं। अब ये जो अमाइनो लेव्युलिनिक एसिड सिंथेज एंजाइम है, इसकी दो आइसोफॉर्म्स हैं, इसलिए अमाइनो लेव्युलिनिक एसिड सिंथेज 1, अमाइनो लेव्युलिनिक एसिड सिंथेज 2। अब जो अमाइनो लेव्युलिनिक एसिड सिंथेज 1 जो है वो हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट है, वो ऑल टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन अमाइनो लेव्युलिनिक एसिड सिंथेज 2 जो है वो हमारे पास कहाँ पे पड़ा है, इरिथ्रॉइड टिश्यू, बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट है। इन दोनों एंजाइम डिफरेंट जीन से ये प्रोड्यूस होते हैं। आपको पता है कि एक जीन है, जीन से मैसेंजर RNA बनता है, मैसेंजर RNA से प्रोटीन बनती है, और एंजाइम हमारे पास वर्चुअली प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स आर वर्चुअली प्रोटीन इन नेचर। सो ये दोनों एंजाइम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने डिफरेंट इसलिए बनाए हैं बिकॉज इनकी रेगुलेशन डिफरेंट है, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन हमारे पास थोड़ा आपस में मिलता जुलता नज़र तो आता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा रेगुलेशंस के अंदर फ़र्क आ जाता है, वो मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा। अब ये जो हीम सिंथेसिस होती है ये प्राइमरीली हमारे पास दो बॉडी में टिश्यूज़ में होती है, एक है लीवर एंड सेकेंड वन इज द इरिथ्रॉइड टिश्यू, और 85% इरिथ्रॉइड टिश्यू में होती है, 15% हमारे पास लीवर के अंदर होती है। अब देख लें जो अमाइनो लेव्युलिनिक एसिड सिंथेज एंजाइम है वो हमारे पास क्या करेगा, जब मैं रेगुलेशन की बात करूंगा तब मैं फिर आपको दोनों का डिफरेंस बताऊंगा। जो अमाइनो लेव्युलिनिक एसिड सिंथेज 1 है तो उससे क्या होता है हमारे पास कि ग्लाइसिन सक्सिनाइल कोएंजाइम ए मिलते हैं, और
ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पहला रिएक्शन जो होगा वो कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, और आखिरी 3 रिएक्शंस कहाँ पे होंगे, वो भी होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। इन बिटवीन जितने रिएक्शंस होंगे वो कहाँ पे होंगे, वो साइटोप्लाज्म में होंगे। तो ग्लाइसिन कंबाइंस विद द सक्सिनल कोएंजाइम ए विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम अमाइनो लेवलिनिक एसिड सिंथेज 1 और 2 को भूल जाएं, सिर्फ अभी याद रखें इतना, अमाइनो लेवलिनिक एसिड सिंथेज 1 अमाइनो लेवलिनिक एसिड सिंथेज बस याद रखें, वो हमारे पास कन्वर्ट कर देगा इसको डेल्टा अमाइनो लेवलिनिक एसिड। आई रिपीट, डेल्टा अमाइनो लेवलिनिक एसिड, ठीक है, इसे ALA भी कहा जाता है। अब ये जो पायरिडॉक्सल फॉस्फेट लिखा है ये क्या है, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट इंशाअल्लाह इन द फर्स्ट ईयर आप पढ़ेंगे कि एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन B6 और द पायरिडॉक्सिन इज़ द पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। विटामिन B6 एक है जिसकी एक्टिव फॉर्म है, उसको कहा जाता है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। यहाँ पे वो कोएंजाइम के तौर पे काम करता है। अगर इस विटामिन की डेफिशिएंसी होगी तो हीम सिंथेसिस नहीं हो सकेगी, पेशेंट को अनीमिया हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, जब ये ग्लाइसिन सक्सिनल कोएंजाइम ए मिलते हैं तो इनमें से कोएंजाइम ए ग्रुप एक निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक रिलीज़ हो जाती है। यहाँ पे आपका कवर हो गया पहला स्टेप, क्या था कि ग्लाइसिन कंबाइंस विद द सक्सिनल कोएंजाइम ए इन द प्रेजेंस ऑफ द अमाइनो लेवलिनिक एसिड सिंथेज एंजाइम व्हिच इज अ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम एंड इन द आल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ द पायरिडॉक्सल फॉस्फेट a compound form known as the delta amino levulinic acid and कोएंजाइम ए एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिमूव ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। अब ये जो आपको हीम नज़र आ रही है ना, ये क्या कहते हैं नेगेटिव एरो के अंदर, ये शो कर रहा है कि जब सेल्स के अंदर मैं साथ साथ चीज़ें डिस्कस करता जाता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। जो हमारे पास हीम है ये शो कर रहा है कि जब बॉडी में बहुत ज़्यादा हीम की सिंथेसिस हो जाती है तो बॉडी ये नहीं है कि पागलों की तरह बनाती रहती है। फिर क्या होता है कि आयरन जो हीम के अंदर होता है वो फेरस फॉर्म में होता है, Fe+2 फॉर्म, फंक्शनल फॉर्म ऑफ द आयरन इन द हीमोग्लोबिन, वो Fe+2 फॉर्म में होता है। और Fe+2 फॉर्म में हमारे पास ये जो आयरन है, ये जब हीम की सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो जाती है तब क्या होता है कि वो Fe+3 फॉर्म में, फेरिक फॉर्म में चेंज हो जाता है। और उस हीम को हम क्या कहते हैं, हीमिन कहते हैं, HEMEIN, हीमिन कहते हैं। वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है अमाइनो लेवलिनिक एसिड सिंथेज को, ताकि और हीम की सिंथेसिस ना हो, बिकॉज बॉडी में हीम की सिंथेसिस पहले ही बहुत ज़्यादा है, हमें और हीम चाहिए ही नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्रिएटेड दिस रेगुलेटरी एंड द प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म टू इनहिबिट द प्रोडक्शन और टू लिमिट द प्रोडक्शन ऑफ द हीम। तो ये एक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म बनाया हुआ है कि चीज़ें जब हद से ज़्यादा हो जाती हैं तो वो सिंथेसिस उनकी रुक जाती है, ताकि एक नॉर्मल लेवल जब मेंटेन हो जाए उससे अब नॉर्मल ना चीज़ें जाएँ। तो होप यू विल अंडरस्टूड दिस स्टेप। अब सेकंड स्टेप देखें क्या हमारे पास आ गया। लेकिन ये हीम जो है, जब बहुत ज़्यादा हीम की सिंथेसिस होगी तब ये हमारे पास काम होगा, थोड़ी हीम की सिंथेसिस के ऊपर ये इनहिबिट नहीं करेगा। अब देखें डेल्टा अमाइनो लेवलिनिक एसिड आपके पास बन गया। डेल्टा अमाइनो लेवलिनिक एसिड से एक दफ़ा थोड़ी देर का वक्फ़ा लें और आप एक दफ़ा इसको वीडियो को पॉज करें। वीडियो को पॉज करने के बाद एक दफ़ा अपना दोबारा ये पहला स्टेप रिवाइज़ करें। स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक दफ़ा ही 10-11 स्टेप पढ़ेंगे, याद भी कुछ नहीं रहेगा, फ़ायदा भी नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप करके याद करें, तब बेहतर याद होगा। देखें डेल्टा अमाइनो लेवलिनिक एसिड, डेल्टा अमाइनो लेवलिनिक एसिड के ऊपर हमारे पास एक एंजाइम काम करता है जिसका दो नाम है, डेल्टा अमाइनो लेवलिनिक एसिड डिहाइड्रेटेज, या इसे कहते हैं पोर्फोबिलिनोजिन सिंथेज, इस एंजाइम का दूसरा नाम है। अब होता क्या बॉडी के अंदर कि डेल्टा अमाइनो लेवलिनिक एसिड दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। एंजाइम के नाम से ही अंडरस्टूड है कि डेल्टा अमाइनो लेवलिनिक एसिड डिहाइड्रेटेज कॉजेज द रिमूवल ऑफ द वाटर और डिहाइड्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। सो व्हाट हैपन्स कि डेल्टा अमाइनो लेवलिनिक एसिड के दो मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तो दो वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं अंदर से और एक स्ट्रक्चर नया बन जाता है जिसको क्या कहते हैं, पोर्फोबिलिनोजिन। आप सिर्फ नामों पे कंसंट्रेट करें, इनके स्ट्रक्चर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दीज स्ट्रक्चर्स आर सो कम्प्लेक्स एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर नॉट मैंडेटरी टू रिमेंबर और क्रैम्प। ठीक है, सो डैट्स वाई अपना हेडिक स्टार्ट नहीं करना, आपने इसको याद करके, इनके स्ट्रक्चर्स को याद करके। सो क्या ये स्टेप है, सेकंड बताया स्टेप, डेल्टा अमाइनो लेवलिनिक एसिड दो मॉलिक्यूल मिले, वाटर के दो मॉलिक्यूल अंदर से निकल गए, इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम
एंजाइम डेल्टा अमाइनोलेविनिक एसिड डिहाइड्रेटेज, या जिस एंजाइम का दूसरा नाम क्या है पोर्फोबिलिनोजिन सिंथेज, एक कंपाउंड नया बना है जिसे क्या कहते हैं पोर्फोबिलिनोजिन। अब ये हमारे पास क्या है, जो एंजाइम है ये लेड से इनहिबिट हो जाता है। लेड आपको पता है कि एक टॉक्सिक मेटल है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि ये डेल्टा अमाइनोलेविनिक एसिड डिहाइड्रेटेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा। और जब ये एंजाइम इनहिबिट होगा, हीम की सिंथेसिस नहीं होगी, हीम की सिंथेसिस नहीं होगी तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी तो अनीमिया हो जाएगा। तो ये बातें आपने याद रखनी है। बॉडी में जो आरबीसीज में एक प्रोटीन होती है उसे कहते हैं हीमोग्लोबिन, जो हमारे पास रेस्पिरेटरी फंक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, मतलब ऑक्सीजन डिलीवर कर रही होती है टिश्यूज़ को। अब हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है वो 4 ग्लोबिन चेन्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, और एक उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि उसके हीमोग्लोबिन के 2 पार्ट होते हैं, एक हीम होगी दूसरी ग्लोबिन। ग्लोबिन 4 वो चेन्स आपको बता दी, और हीम जो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो जब हीम एक भी कंपोनेंट मिस होगा या ख़राब होगा तो जाहिर बात है कि वो फंक्शन नहीं होगा, तो पेशेंट को अनीमिया हो जाएगा। तो लेड जो है वो भी हमारे पास इंजाइम को इनहिबिट करता है, और एक आखिरी स्टेप में इंजाइम है उसको भी इनहिबिट करता है, उसका नाम है फेरोचिलाटेज। तो वो उस वक्त जाके याद करेंगे। अभी आप ये देख लें कि लेड जो है वो डेल्टा अमाइनोलेविनिक एसिड डिहाइड्रेटेज इंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास हीम की सिंथेसिस रुक जाती है। ये था पोर्फोबिलिनोजिन तक का मैकेनिज्म। आगे हम चलते हैं, पोर्फोबिलिनोजिन से देखें आगे हमारे पास क्या बन रहा है। पोर्फोबिलिनोजिन के हमारे पास 4 मॉलिक्यूल मिलते हैं, 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन सिंथेज एंजाइम का नाम है। पोर्फोबिलिनोजिन इज कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम इनटू द अनदर न्यू मॉलिक्यूल नोन एज द हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन। ये हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन जो है ये लीनियर मॉलिक्यूल होता है, और इसके ऊपर एक एंजाइम काम करता है डैट इज़ द यूरोपोरफायरिनोजिन 3 सिंथेज। वो इसकी रिंग क्लोजर करता है, आइसोमराइजेशन करता है, और हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन को किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरोपोरफायरिनोजिन 3 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब यूरोपोरफायरिनोजिन 3 क्यों नाम दे दिया, अगर अब मैं आपको बताना चाहूँ, असल में आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक इसके अंदर ग्रुप जो है वो एसीटेट ग्रुप है, दूसरा प्रोपियोनेट ग्रुप है। यानी मतलब ये जो CH2COO नेगेटिव वाला ग्रुप है ये एसीटेट ग्रुप है, और CH2COO नेगेटिव वाला ग्रुप जो है वो प्रोपियोनेट ग्रुप है। इसी तरीके इसलिए इसको क्या कंपाउंड का नाम दे दिया गया, यूरोपोरफायरिनोजिन 3। वो वहाँ तक कई आप सिर्फ समझाने के लिए मैंने बात की थी, ज़्यादा इसको दिमाग पे नहीं लेना। अगर आपको सिर्फ नाम भी याद है तो डैट्स गुड, बाकी ज़्यादा नेसेसरी डिटेल याद करने की अगर किसी को ज़रूर शौक़ है तो वो याद करें, नहीं तो नेसेसरी नहीं है, ना ये पूछी जाती हैं। तो अभी हम रिवाइज करते हैं दोबारा। पोर्फोबिलिनोजिन जो है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम नोन एज हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन सिंथेज इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन। और जब 4 मॉलिक्यूल्स पोर्फोबिलिनोजिन के मिलते हैं, ऑलवेज रिमेंबर द नंबर बिकॉज ये MCQs में पूछ लिए जाते हैं। हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, इसका रिंग क्लोजर और आइसोमराइजेशन होती है। विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम यूरोपोरफायरिनोजिन 3 सिंथेज इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द यूरोपोरफायरिनोजिन 3। अब यूरोपोरफायरिनोजिन 3 जो है इसके ऊपर यूरोपोरफायरिनोजिन 3 डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करता है, इसकी डी कार्बोक्सिलेशन करता है। और अगर आप देखें तो जो एसीटेट ग्रुप था वो मिथाइल में चेंज हो चुका है। ऊपर जो CH2COO नेगेटिव ग्रुप था, नीचे अगर आप देखें तो CH3 ग्रुप के अंदर चेंज हो गया, CH3। तो यही फ़र्क है। अब इसको हम नाम दे दिया क्या, यूरोपोरफायरिनोजिन 3 से कन्वर्ट हो गया कॉप्रोपोरफायरिनोजिन 3। अब जो कॉप्रोपोरफायरिनोजिन 3 है वो हमारे पास अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, अभी आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या चबल है, ये रिएक्शंस क्या हैं, क्या बॉडी में हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये बात याद रखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेड्स our system so efficient that the different intermediates are involved and there are a series or the chain of the reaction which take place in our body in to provide a फाइनल स्ट्रक्चर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द फंक्शंस। अभी तो आप ये मेटाबॉलिज्म आपने पढ़े नहीं, सेकेंड ईयर में जाएंगे तो एक लंबी चेन्स ऑफ रिएक्शंस हैं। तो ये बॉडी में इसी तरीके ही होते हैं, बॉडी में इस तरीके ही होते हैं, और आपको इसी तरीके याद करने हैं ये रिएक्शन, इससे उकताना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप याद करें। आई नो दिस इज़ न्यू थिंग फॉर यू, बट आपने इसको 1 बाय 1 स्टेप करके याद करना है। एक दफ़ा में इसको सारा याद करना शुरू नहीं कर देना, आहिस्ता आहिस्ता याद करेंगे तो इंशाअल्लाह याद हो जाएगा। हमें भी देर लगी थी याद करने में, देखें आज हम पढ़ा रहे हैं तो
ये आहिस्ता आहिस्ता याद करने में आपको देर लगेगी। न्यू थिंग्स विल नॉट ईजी फॉर एवरी वन शुड हार्ड वर्क फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स। सो आपने इसको याद करने में उताना नहीं है, बस इसको स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे तो याद रहेगा। अभी हम पहुंचे थे कॉप्रोपोरफायरिनोजिन 3 के ऊपर, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पोर्फोबिलिनोजिन था, पोर्फोबिलिनोजिन के 4 मॉलिक्यूल्स मिले विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम नोन एज हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन सिंथेज इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन। और हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन जो है उसके ऊपर एक एंजाइम काम कर रहा है। क्या एंजाइम का नाम है? यूरोपोरफायरिनोजिन 3 सिंथेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द रिंग कोलिजन एंड आइसोमराइजेशन एंड इट कन्वर्ट्स द हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन इनटू द यूरोपोरफायरिनोजिन 3। अब ये यूरोपोरफायरिनोजिन 3 के ऊपर यूरोपोरफायरिनोजिन 3 डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करेगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगी, 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे। जो एसीटेट ग्रुप था यूरोपोरफायरिनोजिन 3 के ऊपर, जो ए पोजीशन के ऊपर था, वो अब चेंज हो गया मिथाइल ग्रुप के अंदर। तो कंपाउंड को नया नाम क्या दे दिया? कॉप्रोपोरफायरिनोजिन 3। अब ये जो कॉप्रोपोरफायरिनोजिन 3 है इसको देखें, इसके साथ क्या होगा। कॉप्रोपोरफायरिनोजिन 3 विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम नोन एज कॉप्रोपोरफायरिनोजिन 3 ऑक्सीडेज इट इज़ अ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। मैंने आपको क्या कहा था कि पहला रिएक्शन और तीसरा रिएक्शन जो है वो हमारे पास कहाँ पे होने वाले हैं? पहला रिएक्शन और आखिरी रिएक्शन कहाँ पे हमारे पास होने वाले हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। रेस्टिंग स्टेप्स कहाँ पे होने वाले हैं? वो सारे साइटोप्लाज्म में। अब कॉप्रोपोरफायरिनोजिन 3 जो है ना, पहला जो स्टेप होता है वो हमने कर लिया ये वाला। अब ये जो पहला स्टेप जो है डेल्टा अमीनो लेविलिनिक एसिड, ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है कंपाउंड और वहाँ से शिफ्ट होकर आ जाता है साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में जब कॉप्रोपोरफायरिनोजिन 3 तक गेम पहुँच जाती है ना, तो कॉप्रोपोरफायरिनोजिन 3 जो है वो दोबारा अपनी एंट्री ले लेता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो वहाँ पे कॉप्रोपोरफायरिनोजिन 3 ऑक्सीडेज एंजाइम होता है। वो इसकी क्या करता है? डीकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन करता है। मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोटोपोरफायरिनोजिन 9 के अंदर मिथाइल ग्रुप भी होते हैं और विनाइल ग्रुप भी होते हैं। अब ऊपर वाले से अगर आप स्ट्रक्चर सिर्फ समझने के लिए होते हैं, डिफरेंस अगर याद करें तो यहाँ पे जो कॉप्रोपोरफायरिनोजिन 3 के अंदर प्रोपियोनेट ग्रुप है ना, अगर नीचे गौर से देखें तो वो ए और बी रिंग के अंदर विनाइल ग्रुप में चेंज हो गया है। ये सिर्फ समझाने के लिए, अगर आपको सिर्फ नाम याद है ना तो दैट इज़ सफिशिएंट। कॉप्रोपोरफायरिनोजिन 3 विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम नोन एज कॉप्रोपोरफायरिनोजिन 3 ऑक्सीडेज इट इज़ अ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम, इट कॉजेज द डीकार्बोक्सिलेशन एंड इट कन्वर्ट्स अल्टीमेटली कॉप्रोपोरफायरिनोजिन 3 इनटू द प्रोटोपोरफायरिनोजिन 9। अब जो प्रोटोपोरफायरिनोजिन 9 है उसकी हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम नोन एज द प्रोटोपोरफायरिनोजिन ऑक्सीडेज एंजाइम। और वो कहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है? हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन 9 के अंदर हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोटोपोरफायरिनोजिन 9 की हमारे पास क्या होती है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अगर दरमियान में देखें प्रोटोपोरफायरिनोजिन 9 के तो 4 हाइड्रोजन एटम्स से, देखें 2 अंदर से गायब हैं, तो 2 लॉस ऑफ द हाइड्रोजन और लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। सो प्रोटोपोरफायरिनोजिन 9 जो है हमारे पास वो क्या करता है? ऑक्सीडेशन। प्रोटोपोरफायरिनोजिन 9 ऑक्सीडेज की ऑक्सीडेशन करता है। और या आप सिंपली कह सकते हैं कि प्रोटोपोरफायरिनोजिन ऑक्सीडेज, और ये किस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटोपोरफायरिन 9 में कन्वर्ट हो जाता है। अब प्रोटोपोरफायरिन 9 आगे जो है लास्ट स्टेप है हमारे पास। प्रोटोपोरफायरिन 9 जो है हमारे पास उसके अंदर आयरन डलता है और ये स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन हो जाता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला क्रिएटेड द एंजाइम नोन एज द फेरोचिलेटेज विच इन्हांसेस द speed of this reaction and the protoporphyrin 9 within a nanosecond is converted, it combines with the ferrous iron and it is converted into the, when the protoporphyrin 9 combine with the iron it is converted into the structure known as the heme. प्लीज़ रिमेंबर हीमोग्लोबिन में जो आयरन फंक्शनल फॉर्म में होता है वो होता है फेरस Fe+2। जो अगर फेरिक फॉर्म होगी Fe+3 में होगी तो वो आयरन हमारे पास फंक्शनल फॉर्म में नहीं है। हीमोग्लोबिन अपना फंक्शन लॉस्ट कर देगी। हीमोग्लोबिन ने टिश्यूज़ को क्या प्रोवाइड करनी थी? ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी थी। तो अगर फेरिक फॉर्म में होगी तो ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड ही नहीं करेगी, ऑक्सीजन को बाइंड ही नहीं करेगी। सो ये आपने प्लीज़ डिफरेंस याद रखना है। ये वाइवा में पूछ लिया जाता है कंसेप्ट चेक करने के लिए कि बच्चे को कंसेप्ट है कि नहीं, कि इसको फेरस और फेरिक फॉर्म का पता है। ठीक है। प्रोटोपोरफायरिन 9 जो है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम नोन एज द
फेरोचिलाटेज, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द हीम। और हीम अगर आपको डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो बेसिकली हीम इज़ द स्ट्रक्चर विच इज़ कंसिस्ट ऑफ द प्रोटोपोरफायरिन 9 एंड द आयरन। फिर प्रोटोपोरफायरिन 9 की कहानी छेड़ के बैठ जाएँ कि ये पोरफायरिन स्ट्रक्चर है, 4 पायरो रिंग्स हैं, मिथिनल ब्रिजेस से बनते हैं, ये रिएक्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से ये अल्टीमेटली बना है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस नोट करें कि जहाँ पे दरमियान में जो 2 हाइड्रोजन थे प्रोटोपोरफायरिन 9 के अंदर वो भी चले गए हैं, और हमारे पास हुआ क्या है कि दरमियान में आखिर जनाब आयरन ने 4 बॉन्ड बना लिए हैं ये 4 नाइट्रोजन्स के साथ। अब यहाँ पे एक लेड आपको नज़र आ रहा है, लेड इस एंजाइम को भी इनहिबिट करता है, फेरोचिलाटेज को भी, और हमने दूसरे रिएक्शन में बात की थी अमाइनो लेविलिनिक एसिड डिहाइड्रेटेज और द पोरफोबिलिनोजिन सिंथेज, इसको भी इनहिबिट कर रहा है। सो ये 2 जगह लेड की वजह से एंजाइमेटिक इनहिबिशन है, और अगर किसी को लेड की टॉक्सिसिटी होगी है तो उसके अंदर आपको अनीमिया मिलेगा ही मिलेगा, हीमोग्लोबिन के लेवल कम होगा उस पेशेंट के अंदर। तो ये सिग्निफिकेंस है कि हम इस तरीके रूल आउट कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ें। अब आगे चलते हैं, एक दफ़ा मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ कि ग्लाइसिन एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, प्लस सक्सिनल को ए हमारे पास क्या है कि टीसीए साइकिल का इंटरमीडिएट है। विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम नोन एज अमाइनो लेविलिनिक एसिड सिंथेज इट कन्वर्टेड इनटू द, और पैराडॉक्सल फॉस्फेट जो है एक्ट एज अ कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करेगा, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द डेल्टा अमाइनो लेविलिनिक एसिड। इट इज़ द रेट लिमिटिंग एंड द कमिटेड स्टेप इन द हीम सिंथेसिस। रेट लिमिटिंग स्टेप इज़ दैट स्टेप विच इज़ लिमिट्स द रेट ऑफ द रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर ये स्टेप होगा तो आगे सारे स्टेप्स होंगे, अगर ये स्टेप नहीं होगा तो डेट्स इट, हर चीज़ ऑफ है। अब अगर इसकी ये रेगुलेटरी स्टेप भी है, अगर हमारे पास हीम का लेवल सेल में बहुत ज़्यादा हो गया है तो सेल को कैसे पता लगेगा कि यार मैंने अब और नहीं बनानी। सो अल्लाह सुब्हानहू तआला कॉजेज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ द फेरस फॉर्म इनटू द फेरिक फॉर्म। तो फेरस फॉर्म जो आयरन के अंदर होता है, हीम के अंदर जो फेरस आयरन होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कन्वर्ट कर देते हैं फेरिक फॉर्म में, और जो फेरिक फॉर्म है वो फिर जाके अमाइनो लेविलिनिक एसिड सिंथेज एंजाइम की इनहिबिशन कर देता है और उसको बताता है कि सर अब आपने अपना काम कर दिया, आप खामोश हो जाए, बिकॉज हमारे पास जो रिक्वायर्ड मटेरियल था वो पहुंच गया है, डेट्स इट। ये डिफरेंट चीज़ों को कंसेप्ट बना के याद करें, आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेंगी। अगर आप रट्टा लगाने के लिए, पेपर पास करने के लिए करेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, पेपर तो पास हो जाएगा और फिर 1 साल बाद या even 2 months after the paper, 3 months after the papers, you can't even remember a single word. So उससे बचने के लिए आप क्या करें, कंसेप्ट बनाएं, अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश करें। लिखना तो आपने इंग्लिश में ही है, कंसेप्ट लिया करें और उसको अपनी वर्डिंग में एक्सप्रेस कर दिया करें, डेट्स ऑल। डेल्टा अमाइनो लेविलिनिक एसिड जब बन गया तो उसके ऊपर आपको पता है कि 2 molecules of the delta amino levilinic acid condenses with each other and there will be the loss of the 2 molecules of the water, and with the help of the enzyme known as the delta amino levilinic acid dehydratase, or the another name of this for this enzyme is the porphobilinogen synthase, porphobilinogen is formed। and आपको पता है कि lead causes the inhibition of this enzyme, lead also causes the inhibition of the last enzyme that is known as the ferochilatase। अब porphobilinogen से आगे क्या था कि porphobilinogen, 4 molecules of the porphobilinogen condense with each other and there will be the loss of the 4 molecules of the ammonia, 4 molecules of the ammonia removed, and with the help of the enzyme known as the hydroxymethylbilane synthase it is converted into porphobilinogen is converted into the hydroxymethylbilane, and hydroxymethylbilane is a linear structure. So what we want is the ring collision and isomerization, which is done by the uroporphyrinogen 3 synthase enzyme, and the hydroxymethylbilane is converted into the uroporphyrinogen 3. Uroporphyrinogen 3 undergoes the decarboxylation with the help of the enzyme known as uroporphyrinogen 3 decarboxylase, and it is converted into the coproporphyrinogen 3. अब जो coproporphyrinogen 3 है उसके ऊपर एक एंजाइम काम करता है, आपको पहले भी बताया कि कॉप्रोपोरफायरिनोजिन 3 ऑक्सीडेज दैट इज़ द माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। ये वो लेवल है जहाँ पे कॉप्रोपोरफायरिनोजिन 3 जो है वो दोबारा माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो गया। अब डीकार्बोक्सिलेशन हुई है, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, तो हमारे पास हुआ क्या है कि एक नया कंपाउंड बन गया जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोपोरफायरिनोजिन 9 कहते हैं। प्रोटोपोरफायरिनोजिन 9 अंडरगोज द ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम नोन एज द प्रोटोपोरफायरिनोजिन ऑक्सीडेज, सो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द प्रोटोपोरफायरिन 9। अब प्रोटोपोरफायरिन 9 जो है वो हमारे पास एक
लास्ट रिएक्शन है विद इट कंबाइंस विद द फेरस आयरन एंड विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम नोन एज फेरोचिलेटेज विच इज़ अ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम एंड इट इज़ इनहिबिटेड बाय द lead as I already discussed. So the resultant structure will be the heme. So protoporphyrin 9 on combination with the iron it is converted into the heme. So यहाँ पे आपकी हीम की सिंथेसिस मुकम्मल हो गई है। ये आपने लाजमी याद करनी है और ये 4-5 सफ़े हैं, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, MCQ से, वाइवा से पास और फेल होने के लिए काफ़ी होते हैं ये। अब आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है? पोरफायरियाज। मैं आपको अब पढ़ाऊँगा। ये देखें, इस तरीके की पोरफायरियाज में स्किन की लीजन्स मिलती हैं, रैशेज़, इरप्शंस आपको मिल रही हैं। और ये नीचे यूरन का कलर दिखाया हुआ है, ये मैं डिस्कस करता हूँ। सो इसी स्लाइड पे रहते हैं हम। अब देखिए, हम डिस्कस करने लगे हैं पोरफायरियाज। अब पोरफायरियाज बेसिकली है क्या? सिंपल ज़ुबान में आपको समझाऊं तो पोरफायरियाज आर बेसिकली द डिसऑर्डर्स इन द हीम सिंथेसिस। अगर ये जो इंजाइम्स हमने डिफरेंट पढ़े हैं, ये इंजाइम्स नहीं होंगे या किसी वजह से जेनेटिकली नहीं है, या लेड की वजह से इनिबिशन हो गई है, या कोई और मामलात इनके साथ हो गए हैं, मतलब जीन्स डिफेक्टिव हो गई हैं, वो जेनेटिकली मसला है, या एक्वायर्ड मसले के अंदर ये आ जाता है कि कोई म्यूटेशंस हो गई हैं कार्सिनोजेंस की वजह से, या लेड की वजह से इनिबिशन हो गई है, तो ये अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे, तो हमारे पास होगा क्या कि डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, जिनको हम क्या कह रहे हैं? पोरफायरियाज। तो एग्ज़ाम में ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाट आर पोरफायरियाज। सो सिंपल आपने एग्ज़ाम आंसर देना है कि पोरफायरियाज आर बेसिकली द इनहेरिटेड और समटाइम्स एक्वायर्ड डिफेक्ट्स इन द हीम सिंथेसिस। और हीम सिंथेसिस के अंदर इफ़ेक्ट आएंगे तो जो उसके इंटरमीडिएट्स हैं वो कम्युलेट होने लग जाएंगे और वो बॉडी से यूरिन के अंदर ज़्यादा एक्सक्रीट होने लग जाएंगे। सो डेफिनेशन क्या बनी कि पोरफायरियाज आर द इनहेरिटेड और समटाइम्स एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स इन द हीम सिंथेसिस लीडिंग टू द इंक्रीज कम्युलेशन एंड द एक्सक्रीशन ऑफ द इंटरमीडिएट्स ऑफ द हीम सिंथेसिस। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं? डेफिनेशन हो गई पोरफायरियाज की। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स भी होते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव भी होते हैं। अब आपने सिर्फ याद क्या करना है, ये एक टेबल है, ये पूरा आगे ये टेबल है, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा जूम करके ना डिफरेंट इसकी पिक्चर्स ली हुई हैं। आपने सिर्फ ये टेबल याद रखना है कि इस टेबल के अंदर सारी हीम सिंथेसिस बताई हुई है और फिर उसके एंजाइमेटिक डिफेक्ट बताए हुए हैं, कहाँ कहाँ पे हमारे पास एंजाइमेटिक डिफेक्ट होते हैं। अगर मैं ओवरव्यू आपको दूं तो पोरफायरियाज आर बेसिकली 2 टाइप्स। यहाँ तो हमारे पास वो हिपैटिक पोरफायरियाज होंगे, या हमारे पास वो जो बोन मैरो से रिलेटेड पोरफायरियाज हैं वो हमारे पास पोरफायरियाज होंगे। सो 2 तरह के हमारे पास पोरफायरियाज हैं। एक है इरिथ्रोपोइटिक पोरफायरियाज जो बोन मैरो से रिलेटेड है, और दूसरा हमारे पास मैंने आपको क्या बताया कि हिपैटिक पोरफायरियाज हैं। अब इनके अंदर भी हमारे पास फर्दर डिफ्रेंशिएशन कर दिया है। कुछ हैं हमारे पास जो क्या कहते हैं एक्यूट पोरफायरियाज हैं, कुछ हैं क्रोनिक हैं। तो ये सिर्फ आपने ये याद रखना है, आपने इनको क्लासिफिकेशन आनी चाहिए कि पोरफायरियाज आर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज़ द हिपैटिक पोरफायरियाज दैट आर रिलेटेड टू द लीवर, एंड द सेकंड वन हमारे पास क्या है? दैट इज़ द इरिथ्रोपोइटिक पोरफायरियाज, तो दैट आर रिलेटेड टू द बोन मैरो, इरिथ्रॉइड टिश्यू से रिलेटेड है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। एक पीछे चीज़ मैं भूल गया हूँ, अभी मुझे याद आई है कि मैंने आपको ये नहीं बताया, जो अमाइनोलेविनिक एसिड सिंथेज एंजाइम है, इसकी 2 आइसोफॉर्म्स होती हैं। एक है अमाइनोलेविनिक एसिड सिंथेज 1 एंड दूसरे का नाम क्या है? अमाइनोलेविनिक एसिड सिंथेज 2। जो अमाइनोलेविनिक एसिड सिंथेज 1 है वो रेगुलेट होता है, जिस तरीके मैंने आपको पहले बता दिया, सारा मैकेनिज्म हीम की कंसनट्रेशन से हमारे पास वो रेगुलेट होता है, और ये सारे टिश्यूज़ में, हिपैटोसाइट्स में और इरिथ्रॉइड टिश्यू में प्रेजेंट होता है। लेकिन जो हमारे पास कौन सी चीज़ है? अमाइनोलेविनिक एसिड सिंथेज 2 है, वो इरिथ्रॉइड टिश्यू में ही होता है और आयरन के लेवल से रेगुलेट हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर इफ़ आयरन लेवल इज़ मोर तो हमारे पास क्या कहते हैं उसकी सिंथेसिस, हमारे पास हीम की सिंथेसिस रुक जाएगी। और अगर हमारे पास जितनी नेसेसरी है उतनी तो होगी, लेकिन एक क्रिटिकली लेवल से हमारे पास जब आयरन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा बॉडी के अंदर, तो वो हीम की सिंथेसिस हमारे पास रोक देगा। लेकिन अगर हमारे पास आयरन का लेवल लो है तो हमारे पास वो क्या करने लगेगा कि एक्सप्रेशन ऑफ एंजाइम्स हो जाएंगे और वो बताएगा कि अभी हमें हमारे पास हीम की सिंथेसिस चाहिए, और अगर थोड़ा सा भी आयरन अवेलेबल होगा तो वो उसको यूटिलाइज़ कर लेगा हीम की सिंथेसिस में। ये टॉक्सिक
लेवल्स के ऊपर जाके बात हो रही है, ये नॉर्मल लेवल्स के ऊपर बात नहीं हो रही। सिर्फ आप एक वर्ड याद रख लें कि माइनोलेविनिक एसिड सिंथेसिस 2 इज़ रेगुलेटेड बाय द इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ द आयरन इन एरिथ्रॉइड टिश्यू, दैट्स इट। बस इतना ये एक इंग्लिश का फ़िक्र है। ये अगर आप अपनी ज़ुबान में भी जिस तरीके मैंने अभी बनाया है तो इस तरीके भी याद कर लें तो बेहतर है, नहीं तो बुक में सारी डिस्क्रिप्शन लिखी है वहाँ से याद कर लें। अब देखें ज़रा एक दफ़ा ये मेन एरोस को आप देखें। सक्सिनल कोएंजाइम ए आपको नज़र आ रहा है, वो ग्लाइसिन के साथ बनेगा डेल्टा अमाइनोलेविनिक एसिड। यहाँ पे जो अब ये जो रिएक्शन दिखाया है, ये जो अभी मैंने पढ़ा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की उन्होंने मेम्ब्रेन दिखाई है। उसके बाहर अगर आप देखें, यहाँ पे गौर करें ज़रा, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म आपको लिखा नज़र आ गया। ये और क्लियर व्यू है, ये माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल। अब ये जो ऊपर वाले सारे रिएक्शन है वो कहाँ पे हो रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं। मैंने आपको कहा था पहला और आखिरी 13 नंबर याद करने के, फर्स्ट और लास्ट 3 रिएक्शंस अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया, रेस्ट हमारे पास कहाँ पे हो रहे हैं? साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं। अब काम की बात पे हमारे पास आते हैं फ़ौरन। अब देखिए लेड की वजह से भी, लेड पॉइजनिंग की वजह से भी हमारे पास अनीमियाज़ होते हैं, पोरफायरियाज़ भी आप कह सकते हैं कि पोरफायरियाज़ भी होते हैं, और हमारे पास क्या कहते हैं, अनीमियाज़ भी होते हैं। सो अनीमिया जो होता है उसको कहते हैं माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। तो ये हमारे पास माइक्रोसिटिक का मतलब होता है कि सेल का साइज़ छोटा हो जाएगा क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं है, और हाइपोक्रोमिक कहते हैं हीमोग्लोबिन के लो होने को। सो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। लेड पॉइजनिंग की वजह से होता क्या है? 2 एंजाइम इनहिबिट होते हैं, आपको पहले ही पता है, एक फेरोचिलाटेज और दूसरा एंजाइम का क्या नाम है हमारे पास, ये इधर पूरी डायग्राम दिखाई हुई है। फेरोचिलाटेज हमारे पास इनहिबिट हो जाता है, और हमारे पास अमाइनोलेविनिक एसिड डिहाइड्रेटेज इनहिबिट हो जाता है। होता है इनकी इनहिबिशन की वजह से हमारे पास होता क्या है कि डेल्टा अमाइनोलेविनिक एसिड के ऊपर रिएक्शन रुक जाएगा, तो डेल्टा अमाइनोलेविनिक एसिड का लेवल अकमुलेट होने लग जाएगा बॉडी के अंदर, और बॉडी फिर उसको यूरिन के अंदर एक्सक्रीट कर देगी, या हमारे पास स्किन के अंदर रिएक्शंस शो करेगी। अब एक जनरल सारा रूल है, अगर हमारे पास पोर्फोबिलिनो हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन बनने से पहले तक अगर कोई इंजाइमेटिक डिफेक्ट होगा तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे, और हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे। फॉर एग्जांपल जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट रिलेटेड सिम्टम के अंदर नोजिया, वोमिटिंग हमारे पास आ जाएगा, एब्डोमिनल पेन आ जाएगा। लेकिन जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स वाइड करते हैं, फ्रॉम डिलीजन्स टू डिलीरियम, ये हमारे पास न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स बेतहाशा किस्म के आ रहे होते हैं। और हमारे पास क्या आता है कि अगर हमारे पास एक रिंग जो हमने पीछे पढ़ा था, अगर ये वाला रिंग टेट्रापायरोल रिंग, ये जो यहाँ पे बना हुआ है यूरोपोरफायरिनोजिन 3 के लेवल के ऊपर, अगर यहाँ पे ये रिंग बन जाता है ना, तो इसकी वजह से फ़ोटो सेंसिटिविटी आने लग जाती है। अच्छा, फ़ोटो सेंसिटिविटी क्या है कि अब जब ये मेटाबोलाइट्स, ये रिंग वाले मेटाबोलाइट्स जो हैं वो कम्युलेट होंगे ना बॉडी के अंदर, तो अपॉन एक्सपोजर टू द सनलाइट ये ऑक्सीडाइज होने लग जाएंगे। ये जब रिंग ऑक्सीडाइज होंगे, तो ऑक्सीडाइज होने की वजह से नॉर्मली हमारे पास ये नहीं होता, जब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लेवल्स में होता है तब ये काम हो रहा होता है। ज़ाहिर बात है, जब इंजाइमेटिक डेफिशिएंसी होगी तो एक ना जो इंजाइम डेफिशिएंट होगा उससे पहले वाला मेटाबोलाइट अकमुलेट होने लग जाएगा। अब वो हमारे पास अगर रिंग वाला है तो उसकी फ़ोटो सेंसिटिविटी होगी, मीन्स ये रिंग ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होकर ये फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन करेगा। फ्री रेडिकल्स एक नॉस्टी मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, दैट causing the harm to the body. It causes the denaturation of the protein, it causes the destruction to the nuclear material of the DNA, causes the disruption of the cell membrane, or by causing all these effects it causes the damage to the cells and responsible for causing the death of the cells. सो ये हमारे पास क्या करते हैं कि ये स्किन के ऊपर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो होती हैं या रिएक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्किन के ऊपर रैशेस, इरप्शंस, ब्लिस्टर्स, इच और इचीज़, मतलब ये हमारे पास स्किन के ऊपर ऐसे खारिश करेंगे, ऐसे हमारे पास डैमेज करेंगे कि पेशेंट जो है वो उसको जो स्किन का इफेक्टेड पार्ट है वहाँ पे हमारे पास इचिंग शुरू हो जाएगी। फिर ये स्किन के ऊपर प्रूराइटस, बर्न्स जैसे सेंसेशन भी लेके आएंगे और बर्न्स जैसी लीजन्स भी कॉज करेंगे। सो ये हमारे पास होता है फोटो सेंसिटिविटी। आपको डिफरेंस बता दी है बिटवीन द पायरोल रिंग, मतलब जो जिनके अंदर हमारे पास साइक्लिक रिंग मौजूद है उनके अंदर हमारे पास न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के रिलेटेड सिम्टम्स भी आएंगे, प्लस उनके अंदर फोटोसेंसिटिविटी भी आएगी। लेकिन जिनके अंदर ये नहीं होगा, पायरोल रिंग मतलब हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन तक थी हैं वो अभी तक, तो उससे पहले कोई एंजाइम डेफिशिएंसी हो गई है, तो उनके अंदर हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे और जीआईटी ट्रैक्ट रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे। ये इसके डिफ्रेंशिएट करने का या हमारे पास इसको
इतना स्ट्रेस देने का क्या फ़ायदा है। बिकॉज़ आपको जब यूएचएस में सिनेरियो दिया जाएगा तो क्या होगा कि वहाँ पे बताया जाएगा पेशेंट फ़ोटो सेंसिटिव है कि नहीं। अगर पेशेंट फ़ोटो सेंसिटिव है तो हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन तक कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, कोई एंजाइम डेफिशिएंसी नहीं है। तो वहाँ पे जो 2-3 पोरफायरिया इससे पहले हैं वो आपके दिमाग से निकल जाएंगे। फिर आप आगे वालों पे फोकस करोगे कि यार अब ये फ़ोटो सेंसिटिव नहीं है पेशेंट, इससे आगे आगे कोई एंजाइम डेफिशिएंट है। फिर वो आपको कोई ना कोई उस सवाल में क्लू देंगे कि इसमें ये डेफिशिएंट है या इसमें ये अकामुलेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल अब लेड की वजह से डेल्टा माइनोलेविनिक एसिड डीहाइड्रेटेज एंजाइम डेफिशिएंट हुआ है, तो क्लू वहाँ पे दिया होगा कि डेल्टा माइनोलेविनिक एसिड का लेवल सेल में ज़्यादा है। तो आपको समझ जाना चाहिए या तो एंजाइम की डेफिशिएंसी है या तो लेड ने इनिबिशन कर दी है। तो ये सारी चीज़ें आपको फिर वहाँ पे नोटिस करनी होती है। अब दूसरा जो हमारे पास पोरफायरिया लिखा हुआ है यहाँ पे वो है एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया। कोई भी कंडीशन अगर वो शॉर्ट लिव हो, लेस देन 3 वीक्स तक का टाइम हो तो उसे हम कहते हैं एक्यूट। अगर वो मोर देन 3 मंथ्स हो तो हम उसे कहते हैं क्रोनिक। अब एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया के अंदर आपने याद रखना है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कौन सा है, ऑटोसोमल रिसेसिव कौन सा है, ये ना याद रह सकते हैं, ना कन्फ्यूजन क्रिएट करनी है। आपने कहना है कि ये पोरफायरियाज आर कॉज्ड बोथ बाय द ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। सो इसके अंदर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको आम एंजाइम का याद होना चाहिए, फ़ोटो सेंसिटिव पेशेंट होगा कि नहीं होगा, उसके और सिम्टम्स क्या आएंगे और कौन सा मॉलिक्यूल इसके अंदर अकामुलेट होगा, सिर्फ आपने ये याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया है, उसके अंदर हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन सिंथेज एंजाइम हमारे पास डेफिशिएंट हो गए। जो हमारे पास क्या कह रहा था कि ये हमारे पास जो है इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे, सॉरी मैं इसको गलत पढ़ गया हूँ, नहीं ठीक ही है। एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया के अंदर हमारे पास क्या होगा कि जो एंजाइम है हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन सिंथेज वो हमारे पास डिफेक्टिव होगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि पोरफोबिलिनोजिन से आगे हमारे पास क्या होगा कि हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन नहीं बनेगी। अब हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन नहीं बनेगी तो पीछे जो वाला जो मॉलिक्यूल है पोरफोबिलिनोजिन वो देखें ज़्यादा होने लग जाएगा। उससे पीछे वाला डेल्टा माइनोलेविनिक एसिड है, मतलब जहाँ पर एंजाइम की डेफिशिएंसी हुई है उससे पीछे वाले अकामुलेट होने लग जाएंगे। तो डेल्टा माइनोलेविनिक एसिड और पोरफोबिलिनोजिन अकामुलेट हो जाएगा और आपको पहले बताया वो स्किन के अंदर डेपोजिशन उनकी होने लग जाएगी या यूरिन के अंदर स्क्रीट आउट होने लग जाएंगे। तो आपको देखें कि हिंट मिल गया कि अगर एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया होगा तो हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन सिंथेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, पोरफोबिलिनोजिन माइनोलेविनिक एसिड का लेवल बॉडी फ्लूइड्स में और यूरिन के अंदर ज़्यादा होगा, पेशेंट फ़ोटो सेंसिटिव नहीं होगा। और यूरिन को जब हम रखेंगे एक्सपोजर करेंगे लाइट और एयर को तो वो डार्क हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपने इसकी ये इंटरप्रिटेशन करना आपने सीखनी है खुद ही, ये आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। मैं अपनी कोशिश तो कर रहा हूँ आपको समझ आ जाए कि आपने ये देखना है जहाँ पे एंजाइम डेफिशिएंसी है उससे पहले पहले हमारे पास क्या होगा, वो इंटरमीडिएट्स अकामुलेट होने लग जाएंगे और इसी से आपने क्लू पकड़ना है कि पेशेंट फ़ोटो सेंसिटिव है कि नहीं। कौन सा, अगर आपको बताया जाए कि बॉडी में पोरफोबिलिनोजिन अकामुलेट हो रहा है तो आपके जेहन में आना चाहिए कि यार पोरफोबिलिनोजिन से नेक्स्ट स्टेप क्या था, हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन। तो इसका पोरफायरिया का नाम क्या है, एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया है। इसके अंदर एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी क्या है, हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन सिंथेज एंजाइम डेफिशिएंट है और ये अकामुलेट होने लग जाएंगे और पेशेंट जो है फ़ोटो सेंसिटिव नहीं है, दैट्स इट। तो लेड पॉइजनिंग भी हो गई और एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया भी हो गई। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टेबल इंतहाई इंपॉर्टेंट है बिकॉज एवरी अनदर ईयर ये डिफरेंट पोरफायरियाज पूछ लिए जाते हैं। सिनेरियो ऐसे ही दिया जाता है, अ पेशेंट कम्स टू यू विद फोटो सेंसिटिविटी, दे हैव वो ये नहीं बताएंगे फोटो सेंसिटिविटी है, वो बताएंगे पेशेंट कम्स टू यू विद द स्किन रैशेज, देयर विल बी द रेडिश लीजन्स ऑन द स्किन, साइंस ऑफ द प्रूराइटिस आर विजिबल एंड द पेशेंट आल्सो हैव द इंक्रीज लेवल ऑफ द कॉप्रोपोरफायरिन इन द यूरिन। मेक व्हाट इज योर डायग्नोसिस, व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस, विच टाइप ऑफ पोरफायरिया इज़। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि ये पोरफायरिया का नाम क्या है, आपका डायग्नोसिस क्या है, इसको क्या हुआ है पेशेंट को। तो इस केस के अंदर ये जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था, पेशेंट को स्किन रैशेज एंड फोटो सेंसिटिविटी हुई है, फिर पोरफायरिया का जो उसने नाम बताया है उसके हिसाब से आपने कैलकुलेट करना है कि यार इसने कॉप्रोपोरफायरिन कहा है कि बॉडी के अंदर जो होता है वो कॉप्रोपोरफायरिन अकामुलेट हो रहा है। तो कॉप्रोपोरफायरिन अकामुलेट हमारे पास कब हो रहा है, हेरिडेटरी कॉप्रोपोरफायरिया में हो रहा है। तो आपको ये फिर चीज़ें इस तरीके याद करनी पड़ेगी। 2 हमने पढ़ ली हैं, बाकी पढ़ते हैं।
पोरफायरिया कुटेनिया टार्डा को आपने कभी नहीं भूलना। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द पोरफायरिया, क्रोनिक हिपैटिक पोरफायरिया है हमारे पास। इसके अंदर होता क्या है कि यूरोपोरफायरिनोजिन डी कार्बोक्सिलेज इंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। यूरोपोरफायरिनोजिन 3 डी कार्बोक्सिलेज भी कह सकते हैं और यूरोपोरफायरिनोजिन डी कार्बोक्सिलेज भी कह सकते हैं। तो होगा क्या, ये इंजाइम कर क्या रहा था, इधर देखें। ये इंजाइम हम पीछे सारा पढ़ के आ गए हैं, सिर्फ ये अब क्लिनिकली को रिलेट मैं आपको कह रहा हूँ कि यूरोपोरफायरिनोजिन 3 जो है वो इस एंजाइम की मदद से कॉप्रोपोरफायरिनोजिन 3 के अंदर चेंज हो रहा था। इसकी डीकार्बोक्सिलेशन हो रही थी, एसीटेट ग्रुप जो है वो मिथाइल ग्रुप में चेंज हो रहे थे। ये सारा मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये एंजाइम की जब डेफिशिएंसी होगी तो देखें असूलन होना क्या चाहिए, यूरोपोरफायरिनोजिन का लेवल ज़्यादा होना चाहिए। अब यूरोपोरफायरिनोजिन 3 जब बॉडी में ज़्यादा होती है ना तो वो कन्वर्ट हो जाती है यूरोपोरफायरिन 3 के अंदर। तो ये आपको एक क्लू मिल गया ना कि यूरोपोरफायरिन जो है वो कम्युलेट होगी यूरिन के अंदर। तो आपको इस तरीके हमारे पास चलना पड़ेगा। अब ये कॉमन टाइप ऑफ पोरफायरिया है और आपको बोला था कि हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन तक जितने भी पोरफायरिया हैं वो यानी पेशेंट आर नॉट फोटो सेंसिटिव। उससे आगे आप अगर देखें तो पेशेंट सारे ही फोटो सेंसिटिव होंगे। सो आप इन दो को रूल आउट कर सकते हैं, लेड पॉइजनिंग को, एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया को। अगर पेशेंट फोटो सेंसिटिव नहीं है तो आपके जेहन में डायरेक्ट आना चाहिए AIP, एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया। अगर फोटो सेंसिटिव है फिर आपको फिर देखना पड़ेगा कि यार ये पोरफायरिया कहाँ पे जा रहा है, इसके अंदर कौन सी चीज़ अकमुलेट हो रही है। और कमुलेशन के हिसाब से आपको इंजाइमेटिक डेफिशिएंसी पता लग जाएगी। आप इंजाइम का नाम लिख लेंगे, फिर आपको पोरफायरिया का भी नाम आना चाहिए कि इफ़ द यूरोपोरफायरिनोजिन 3 decarboxylase or simply decarboxylase enzyme is deficient, so the porphyria name is Porphyria cutanea tarda. It is the most common type of the porphyria. It is the chronic hepatic porphyria. सिंपली ये आपने चीज़ें याद रखनी है। इसके अंदर पेशेंट के अंदर क्या कहते हैं, रैशेज़ मिलेंगी, स्किन के ऊपर ब्लिस्टर्स मिलेंगे, बर्निंग सेंसेशन मिलेंगी, यूरिन का कलर डार्क हो जाएगा, रेड कलर का यूरिन हो जाएगा। पोरफायरिया कुटेनिया टार्डा की ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है कि पेशेंट आएगा, उसके हाथ आपको इस तरीके स्किन इरप्शंस मिल रही होंगी, रेडिश देखें लीजन्स आपको मिल रही हैं अपॉन एक्सपोजर टू द सनलाइट। वो फोटो सेंसिटिविटी का मैकेनिज्म पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अब यूरिन देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास येलो कलर का है, लेकिन इस पेशेंट के अंदर जब यूरिन को एक्सपोज किया एयर और लाइट के तो देखें कि क्या हुआ है कि वो चेंज अपना कलर कर गया रेड कलर में। तो इस तरीके हम डिफरेंशियल वो बताएंगे क्वेश्चन के अंदर कि पेशेंट का यूरिन रेड हो गया, इस कलर का यूरिन है, स्किन के ऊपर ये इरप्शंस मिल रही हैं, ये लीजन्स हैं, आप बताएं आपका डायग्नोसिस क्या है। तो हमारे पास ये भी हो गया है पोरफायरिया कुटेनिया टार्डा। अगर हम देखें कंजेनिटल इरिथ्रोपोटिक पोरफायरिया के अंदर तो इसके अंदर यूरोपोरफायरिनोजिन 3 सिंथेज इंजाइम की डेफिशिएंसी होगी। ये इंजाइम क्या करता था कि हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन को कन्वर्ट करता था यूरोपोरफायरिनोजिन 3 के अंदर। अब ये जब डेफिशिएंट होगा तो जाहिर बात है हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन जो है ना वो कन्वर्ट हो जाती है यूरोपोरफायरिनोजिन 1 के अंदर। मैंने आपको पहले बताया था कि बॉडी के अंदर यूरोपोरफायरिनोजिन 1 कॉप्रोपोरफायरिनोजिन 1 फॉर्म भी बन रही होती है, लेकिन वो क्लिनिकली या फिजियोलॉजिकली सिग्निफिकेंट या कोई हमारे फ़ायदे के लायक नहीं होती। फ़ायदे के लायक वो 3 वाली सीरीज़ ही होती है जिसके अंदर डी ग्रुप के अंदर एसिमेट्री आ रही होती है। तो हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन के अंदर आपने याद रखना है कि वो कन्वर्ट हो जाता है यूरोपोरफायरिन 1 के अंदर। यूरोपोरफायरिनोजिन 1 जो है वो यूरोपोरफायरिन 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यूरोपोरफायरिनोजिन 1 जो है वो कॉप्रोपोरफायरिनोजिन 1 के अंदर कन्वर्ट होती है और वो फिर आगे स्पॉन्टेनियस कॉप्रोपोरफायरिन 1 के अंदर अकमुलेट हो जाती है। ये बिट डिफ़िकल्ट है लेकिन थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। आई रिपीट, हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन का लेवल बॉडी में कमुलेट नहीं होता बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू तआला क्रिएटेड अनदर एंजाइम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन इनटू द यूरोपोरफायरिनोजिन 1। अब आपको पता है कि अगर एक एंजाइम डेफिशिएंट है तो पाथवे दूसरी साइड पे अल्टरनेट हो जाएगा। ये इसी तरीके है कि एक लेक है, उसके अंदर 2 जगह रास्ते जा रहे हैं। एक साइड पे आपने क्या किया है कि एक बैरियर लगा दिया, अब क्या होगा कि पानी दूसरी साइड पे शिफ्ट होने लग जाएगा। सिमिलर टू डैट अगर हमारे पास हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन आगे यूरोपोरफायरिनोजिन 3 के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा तो वो बॉडी के अंदर कन्वर्ट होने लग जाएगा यूरोपोरफायरिनोजिन 1 के अंदर और फिर वो वहाँ से आगे पानी गुजर जाएगा। तो ये देखें कि यूरोपोरफायरिनोजिन 1 जो है वो फिर कॉप्रोपोरफायरिनोजिन 1 के अंदर कन्वर्ट होगा। लेकिन ये जो स्टेप्स थे मैंने आपको बताया था ये कोई फिजियोलॉजिकली अभी तक हमें नहीं पता इनके क्या फंक्शन है, लेकिन बॉडी में ये भी मेटाबोलाइट्स बनते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि कंजेनिटल इरिथ्रोपोटिक पोरफायरिया के अंदर यूरोपोरफायरिनोजिन 3 सिंथेज एंजाइम डेफिशिएंसी होती है और यूरोपोरफायरिन
1 एंड कॉप्रोपोरफाइरिनोजिन 1 जो होते हैं वो पेशेंट के यूरिन के अंदर अकामुलेट होते हैं और पेशेंट फोटो सेंसिटिव होते हैं। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हाइड्रोक्सीमिथाइल बाइलिन से पहले अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि फ़ोटो सेंसिटिविटी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बाद सारों में फ़ोटो सेंसिटिविटी मिल रही है। हम कुटेनिया पोरफायरिया, कुटेनिया टाडा की भी बात कर चुके हैं, कंजेनिटल इरिथ्रोपोटिक पोरफायरिया की भी बात कर चुके हैं। इन सारों में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मिलेंगे, जीआईटी प्रॉब्लम्स सच एज नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, स्किन के अंदर हमारे पास स्किन रैशेस, स्किन इरप्शंस, बर्न्स, इचिंग, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही होंगी जितने भी फ़ोटो सेंसिटिव पोरफायरियाज हैं उन सारों के अंदर। अब देखिए हमारे पास कौन सा रह गया, हेरिडेटरी कॉप्रोपोरफायरिया रह गया। हेरिडेटरी कॉप्रोपोरफायरिया देखें कि हमारे पास कौन सी एंजाइम की डेफिशिएंसी है, कॉप्रोपोरफायरिनोजिन 3 ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है। यहाँ इसका पीछे नाम जो दिया हुआ था वो देख लें, कंफ्यूजिंग ना हो आपको। ये देखें यहाँ पे हमारे पास कॉप्रोपोरफायरिनोजिन 3 ऑक्सीडेज एंजाइम लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आप इसको डी कार्बोक्सिलेज भी कह सकते हैं, लेकिन प्रेफर्ड है कि आप उसको ना कॉप्रोपोरफायरिनोजिन 3 ऑक्सीडेज ही कहें। अब कॉप्रोपोरफायरिनोजिन 3 ऑक्सीडेज का अगर आप यहाँ पे देखें तो कॉप्रोपोरफायरिनोजिन 3 ऑक्सीडेज एंजाइम जब डेफिशिएंट होगा तो क्या होगा कि कॉप्रोपोरफायरिनोजिन 3 प्रोटोपोरफायरिनोजिन 9 के अंदर नहीं चेंज हो सकेगी, तो कॉप्रोपोरफायरिनोजिन 3 का कमुलेट लेवल जो है वो कमुलेट होने लग जाएगा यूरिन के अंदर। तो देखें उन्होंने वही पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट जो है कॉप्रोपोरफायरिनोजिन 3 और उससे पहले जितने भी इंटरमीडिएट हैं वो बॉडी के अंदर कमुलेट होने लग जाएंगे और पेशेंट जो है वो फोटो सेंसिटिव होंगे, ठीक है। ये भी आपका पोरफायरिया हो गया। देन लास्ट इज़ द नहीं सेकेंड लास्ट है वेरीगेटिव पोरफायरिया। अब हमारे पास ये जो वेरीगेटिव पोरफायरिया ये क्लोज लुक में देख लें कि इसके अंदर हमारे पास क्या है। देखें हर स्टेप के अंदर ही आपको एक एंजाइम डेफिशिएंसी मिल रही है, हर स्टेप के अंदर ही। कोई एक दो स्टेप है जिसके अंदर हमारे पास अमाइनो लेविनिक एसिड सिंथेज वाला स्टेप बच गया, बाकी देखें सारे स्टेप में ही कोई ना कोई एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी मिल रही है। पहले आप नॉर्मल रिएक्शंस याद करें, जब नॉर्मल चीज़ें याद हो जाएं फिर आप नॉर्मेलिटी की तरफ आएँ, फिर आप पोरफायरियाज याद करें, आपको इजीली याद हो जाएंगे। अब मैं बात कर रहा था वेरीगेटिव पोरफायरिया के अंदर, ये भी हमारे पास हिपैटिक पोरफायरिया है। अब हिपैटिक पोरफायरिया में डेफिशिएंसी क्या है कि प्रोटोपोरफायरिनोजिन ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द कन्वर्जन ऑफ द प्रोटोपोरफायरिनोजिन 9 इनटू द प्रोटोपोरफायरिन 9। तो प्रोटोपोरफायरिनोजिन 9 और उससे जो पहले वाले इंटरमीडिएट हैं वो कमुलेट होंगे, यूरिन के अंदर आने लग देंगे। तो कितना देखें सिंपल है डायग्नोसिस बनाना, अगर आपको ये चीज़ें आती हो, आपको नॉर्मल और अब नॉर्मल का पता हो। पेशेंट वही फोटो सेंसिटिव होगा, वही जीआईटी के रिलेटेड डिसऑर्डर्स, वही डिल्यूजन्स, डिलीरियम, पेशेंट को अपना पता ही नहीं होगा, कन्फ्यूजनल स्टेट के अंदर होगा, स्किन के ऊपर रैशेज मिल रहे होंगे, एब्डोमिनल पेन होगा, नोजिया होगी, वोमिटिंग होगी। सो ये सारी चीज़ें आपने याद करना। नोजिया एक फीलिंग है जो आप जिसे कहते हैं प्रोड्रोम ऑफ द वोमिटिंग इज़ नोन एज अ नोजिया, या जिसे आप कहते हैं कि मेरा जो दिल ख़राब हो रहा है, उल्टी आने से जो पहले की फीलिंग होती है ना उसको कहते हैं नोजिया, या इसको इंग्लिश में कहें तो प्रोड्रोम ऑफ द वोमिटिंग इज़ नोन एज अ नोजिया। सो वेरीगेटिव पोरफायरिया का भी आपको पता लग गया। लास्ट के अंदर है इरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया। इरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया में फेरोचिलेटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है और होगा क्या कि प्रोटोपोरफायरिन 9 हीम में नहीं बनेगा, तो प्रोटोपोरफायरिन 9 और उससे पहले जो इंटरमीडिएट्स हैं वो बॉडी में कमुलेट होने लग जाएंगे, पेशेंट अगेन फोटो सेंसिटिव होगा। सो देखिए हमने कितने पोरफायरिया डिस्कस कर लिए। हमने लेड की वजह से, लेड पॉइजनिंग की वजह से पोरफायरिया डिस्कस कर लिया। देन हमारे पास आ गया कौन सा हमारे पास आ गया एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया डिस्कस कर लिया। पोरफायरिया कुटेनिया टाडा हमने डिस्कस किया है। कंजेनिटल इरिथ्रोपोटिक पोरफायरिया डिस्कस किया है। हेरिडेटरी कॉप्रोपोरफायरिया डिस्कस किया है। वेरीगेटिव पोरफायरिया और इरिथ्रोपोटिक पोरफायरिया। ये बहुत आसान है, आपको एंजाइम्स पहले ही याद हो जाएंगे जब नॉर्मल याद करेंगे। पीछे जनरल रूल आपको बता दिया कि हाइड्रोक्सीमिथाइल बाइलेन से पहले फोटो सेंसिटिविटी नहीं होगी, उसके बाद फोटो सेंसिटिविटी होगी। तकरीबन हर इंजाइम जो है हर स्टेप के ऊपर कोई इंजाइमेटिक डेफिशिएंसी आ रही है जिसकी वजह से हमारे पास पोरफायरियाज हो रहे हैं। आगे हम क्या करना है, सिर्फ आपने ये याद रखना है कि इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पोरफायरियाज की आ सकती हैं। सेकंड के अंदर आपने ये याद रखना है कि इनको हम ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं। आप इंट्रावेनस हीमीन आप दे सकते हैं ताकि अमाइनो लेविनिक एसिड सिंथेज जो हमने पहले स्टेप के ऊपर एंजाइम पढ़ा है उसकी जो है वो इनिबिशन हो जाए और मज़ीद इंटरमीडिएट्स ना बने। बिकॉज अगर किसी बंदे को एक एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी है, कंजेनिटल है, तो ज़ाहिरी बात है कि अगर आपने उसका ये स्टेप ब्लॉक ना किया तो क्या होगा,
कि वो डिफ़ॉल्टर और डिफेक्टिव मेटाबोलाइट बनते रहेंगे, कमुलेट होते रहेंगे और पेशेंट के अंदर वही कंडीशन आती रहेगी। तो इससे बचने के लिए आप क्या करते हैं कि इंट्रावेनस हीमीन और ग्लूकोज दे देते हैं। ये बातें आपने ग्लूकोज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है। और आप क्या करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि फ़ोटोसेंसिटिविटी जब होती है तो हमारे पास इस तरीके के लीजन्स क्यों बनती हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की वजह से। तो उनको ब्लॉक करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स दे देते हैं। आपकी बुक में बीटा कैरोटीन, प्रो विटामिन ए लिखा हुआ है। अवॉइड द फोटोसेंसिटिविटी, जब भी हम सनलाइट से एक्सपोज होगा तब भी फोटोसेंसिटिविटी होगी, तो फोटोसेंसिटिविटी से अवॉइड करेंगे तो पेशेंट फिर भी ठीक हो जाएगा। तो ये बातें आपने याद रखनी है कि हमारे पास हीम की सिंथेसिस क्या है, हीम की सिंथेसिस में कौन कौन से स्टेप्स हैं, रेगुलेशन आपको पहले बता दी हैं। फिर पोरफायरियास क्या होते हैं, पोरफायरिया कितनी किस्म के होते हैं, इरिथ्रोपोइटिक होते हैं और हिपैटिक होते हैं। हिपैटिक के अंदर भी एक्यूट हिपैटिक पोरफायरियाज और पोरफायरिया कुटेनिया टार्डा क्रोनिक के अंदर आता है। पोरफायरिया कुटेनिया टार्डा एस्ट्रोजन थेरेपी की वजह से, बारबिचुरेट्स की वजह से और अल्कोहल की वजह से ये हमारे पास सारे क्रोनिक लीवर डिजीज़ की वजह से एग्जैजरेट हो जाता है, मतलब इसके सिम्टम्स ज़्यादा हो जाते हैं। ये कुछ इसके आप कह सकते हैं फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद हमने डिफरेंट पोरफायरियास पढ़े हैं। ये पोरफायरियास वेरी इंपॉर्टेंट, दीज पोरफायरियास आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरी अनदर ईयर आ जाते हैं, SCQ आ जाता है। और दूसरा बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जब आप वाइवा देते हैं या हमारे पास जो कॉलेज के पेपर्स होते हैं वहाँ पे भी। तो ये आपने लाजमी इस तरीके जिस तरीके मैंने आपको बताया इसी तरीके आपने याद करना है। सिंपली बस इतना ही काफ़ी है, कोई और बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप इतना याद कर लो, अच्छे तरीके से याद किया हो तो डैट इज़ सफिशेंट फॉर यू। ये चीज़ें आपने बस इतनी याद करनी है, ठीक है। बाकी फिर हम इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ द हीम एंड द ये डिग्रेडेशन ऑफ द हीम अगेन जॉन्डस हम डिस्कस करेंगे। जॉन्डस की ये इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द जॉन्डस। सो होप यू विल अंडरस्टूड वेल। थैंक यू वेरी मच।